नमस्कार। पिछली चर्चा में यथार्थवाद और उसके अग्रणीय कलाकार पूर्वे के चित्रकला के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि पिछली चर्चा के दौरान बात की कि पूर्वे एक यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर अपने चित्र बनाता था और उसका इस दृष्टिकोण के पीछे एक वैचारिक पक्ष भी था और वो चाहता था कि जो वास्तव है उस वास्तविक जीवन को चित्रों के जरिए, उस भावात्मक पक्ष को जो ज़िंदगी में व्यक्ति और समाज जी रहा है, उसको चित्रों में प्रस्तुत किया जाए। इसलिए उनका दृष्टिकोण यथार्थपरक रहा। वास्तविक जीवन के विषयों को लेते थे और वास्तविक स्वरूप का भी चित्रण किया करते थे। उनके लिए जो नैसर्गिक सौंदर्य है, नैसर्गिक जो वस्तु या पात्र का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, विशेषता है, उस नैसर्गिक विशेषता को ही अपने चित्रों में ढालने का प्रयास पूर्वे हमेशा करते रहे। ऐसा नहीं है कि आरंभिक चित्रों में या हमेशा पूर्वे ने यथार्थवादी चित्रण करते हुए रोमांसवाद की कल्पनाशीलता का प्रयोग नहीं किया हो। उसके आरंभिक अपन अगर चित्र देखें तो जैसे स्नान मग्ना युवती है, तोता व तरुणी है और सेन नदी के किनारे दो महिलाओं का उन्होंने जो चित्र बनाया है, उन चित्रों को अगर गहराई से उनका समीक्षा की जाए तो उनका जो आकृति, जो चित्रण है, यानी उसके जो मानव शरीर का जो उन्होंने चित्रण किया है, वो नैसर्गिक चित्रण तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में उसको सौंदर्य परक और सुंदरता का रूप देने के लिए उसमें किंचित परिवर्तन भी किया गया है। और न केवल नारी चित्रण की बात, अपितु जब उसके चित्रतल का जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड्स है, उसमें भी उन्होंने कल्पना का प्रयोग करके और उसको संयोजित किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके चित्रों में कभी यथार्थ से इतर कोई बात नहीं थी, लेकिन वो मूलतः यथार्थवादी चित्रकार ही थे। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी ही था। उसमें किसी कारणवश आरंभिक चित्रों में, अभ्यास के चित्रों में या आरंभिक दौर में जो उनका आकर्षण सौंदर्यता के प्रति रहा, उसको लेकर उन्होंने कुछ प्रयोग इस प्रकार के किए, लेकिन मूलतः उनका दृष्टिकोण वास्तविक दृष्टिकोण था। उन्होंने कल्पना के आधार पर भी अगर निरूपण किया तो उस चीज़ की सादृश्यता के अनुसार, वास्तविक स्वरूप के अनुसार उसका उन्होंने अपने चित्रों में चित्रण किया। उनका ये मानना था कि कलाकार का कोई अधिकार नहीं है कि वे जो नैसर्गिक सौंदर्य है, उस नैसर्गिक सौंदर्य में अपने अनुसार उसमें कोई परिवर्तन कर दे। क्यों? क्योंकि निसर्ग में जो सौंदर्य की निमित्त है या निर्मित है, वह एक सृजित सौंदर्य से कहीं ज़्यादा गहन, निष्ठावान और मधुरता लिए हुए है। अतः उनका ये कहना कि जो नैसर्ग में सौंदर्य है, जो प्रकृति में सौंदर्य है, जो वास्तव में सौंदर्य है, वो सौंदर्य अपने आप में परिपूर्ण है। हमें उन्हीं सौंदर्यपरक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपने चित्रण को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो इस पक्ष को लेकर आगे बढ़े भी और आगे जाकर बहुत ख्यातनाम चित्रकार भी हुए। 19वीं शताब्दी के मध्य में जो पाश्चात्य राष्ट्र थे, जो भी, उन सब के अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा हो रहा था विकास का। वो था औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास की दृष्टि से वे अपने राजकीय कार्यक्रमों का निर्धारण भी किया करते थे और उसी श्रृंखला में उन्होंने 1855 में नेपोलियन थर्ड ने पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगाया, एक मेले का आयोजन किया। उस मेले में कला विभाग की भी एक ब्रांच थी और लगभग 28 देशों से महत्वपूर्ण चित्रकारों को वहाँ पर
निमंत्रित किया गया चित्रण प्रदर्शित अपने उनके चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए। और यह प्रदर्शनी एक वहाँ स्थान है पालेदा और उसमें वहाँ पर वो आयोजित की गई। और उसकी सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसमें देलाकरा जैसे लोगों के चित्र तो स्वीकृत हुए, लेकिन कूर्बे के सारे प्रमुख चित्र अस्वीकृत हो गए। अब चूँकि कूर्बे काफ़ी अलग तरह का व्यक्तित्व था, उनको क्रोध भी बहुत आता था और उन्हें अपनी कला पर मान भी बहुत था, तो उनको उन्होंने काफ़ी व्यक्तिगत लिया और वो उससे क्रुद्ध हो गए, नाराज़ हुए। नाराज़ होकर उन्होंने उस प्रदर्शनी के पास में ही, जो प्रदर्शनी वहाँ की सरकार ने जो आयोजित की थी, उस प्रदर्शनी के पास में ही एक स्थल लेकर उन्होंने अपनी एक एग्जीबिशन लगाई उन चित्रों की जो चित्र वहाँ पर अस्वीकृत हो गए थे। और उस प्रदर्शनी का जो उन्होंने नाम दिया पावेलो द रियलिज्म करके एक प्रदर्शनी का उन्होंने वहाँ लगाई पास में, जो चित्र वहाँ अस्वीकृत हो गए थे उन चित्रों को लेकर। उस प्रदर्शनी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसमें एक बहुत बड़ा विशाल चित्र, जैसा उन्होंने पहले ओरना का दफन संस्कार एक बड़ा चित्र बनाया था, जब फ्रांस में उन्होंने अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की थी, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई और आलोचना हुई, वैसा ही एक चित्र उन्होंने, बड़ा विशाल चित्र वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया, जो करीब 20 फुट इंटू 22 फुट का था। और उसका शीर्षक था चित्रकार का कार्यकक्ष, यानी स्टूडियो ऑफ द आर्टिस्ट, चित्रकार का कार्यकक्ष। और बहुत बड़ा चित्र था। और उनका इस चित्र को प्रदर्शित करने का जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार नवशास्त्रियों ने हिरोशिया का प्रण या रोमांसवाद में मेदुसा का बेड़ा जैसे चित्र काफ़ी फेमस हुए और उन्होंने उन वादों की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो ये भी यही चाहते थे कि जो यथार्थवाद को लेकर जो वो प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों में यह चित्र उन्हीं के समकक्ष इतना प्रभावी और स्थापित हो, जिससे यथार्थवाद को भी स्थापना में सहयोग मिले। तो यह चित्र इन्होंने प्रदर्शित किया। और इस चित्र की जो वस्तुकथा थी वो थोड़ी सी जैसे स्टूडियो की हुआ करती है कि कार्यकक्ष में क्या क्या चीज़ें होती है, तो कार्यकक्ष का जो बीच में बैठकर चित्रकार अपने कार्य में व्यस्त है और उसको उनका जो चित्रकार की विवस्त्र मॉडल और एक छोटा बच्चा उनको चित्रण कार्य करते हुए देख रहे हैं उत्सुकता से। और चित्र के पृष्ठभूमि में बाईं तरफ जो चित्रकार थे, जो उनकी मॉडल्स हुआ करते थे, उन मॉडल्स को अलग अलग मुद्राओं के अंदर चित्रित किया गया है। पहले जैसे चित्र बनाया करते थे तो कलाकार अपने मॉडल्स को देखकर अपने चित्र बनाते थे, तो उनके अलग अलग समय में मॉडल्स भी अलग अलग हुआ करती थी। तो जितने मॉडल्स पूर्वे के संपर्क में आई और उन्होंने चित्रण किया, उन सब मॉडल्स को विभिन्न मुद्राओं में बाईं तरफ चित्रित किया गया। और चित्र के दाईं तरफ चित्रकार के मित्र और उसके कला संग्राहक जो आर्ट कलेक्टर थे, जो कला का म्यूजियम वगैरह चलाते थे और कला का संग्रहण किया करते थे, उनको बड़े प्रशंसा के भाव में, जैसे वो चित्र को देखकर बहुत उससे प्रशंसा कर रहे हैं, उस भाव को लेकर उन्होंने चित्र किया। तो इसके पीछे एक मनोदशा भी थी कि जो कूर्बे थे वो काफ़ी अपने आप में गर्वीले थे, थोड़ा सा उसमें रुआब भी था अपना, और अहंकार का भाव भी कहीं ना कहीं उनके चित्रों में दृष्टिगोचर होता है। ये जो प्रदर्शनी इन्होंने लगाई, वह प्रदर्शनी
हालांकि इतनी ज़्यादा सफल नहीं हुई, दर्शकों का तांता जिस प्रकार उन्होंने सोचा था उस प्रकार नहीं लगा, लेकिन दिलाकरा ने इनके चित्रों की बहुत तारीफ की। ये जो विशाल चित्र इन्होंने बनाया, इस चित्र को लेकर उन्होंने इसकी खूब तारीफ की और उस तारीफ से वो प्रोत्साहित होकर उन्होंने इस चित्रों को फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में प्रदर्शित किया और उसको एक कला का नाम भी दिया इन्होंने। जो यथार्थवादी कला थी, उस कला का इन्होंने जनतंत्रवादी कला का नाम देकर प्रदर्शित किया। न केवल फ्रांस के अनेक हिस्सों में किया, बल्कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी आदि में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी उन्होंने की और इन प्रदर्शनियों का उनको बहुत फ़ायदा हुआ और ये एक बहुत ख्याति प्राप्त चित्र के रूप में पूरे यूरोप में लगभग जाने लगे। और न केवल कला के क्षेत्र में, बल्कि कला समीक्षकों ने और साहित्यिक जो वहाँ साहित्यकार थे, उन्होंने भी इनके चित्रों को और इनके विषयों को लेकर विशेष आलेख लिखे और इनको विशेष दर्जा प्राप्त दिया, जिससे इनके कला क्षेत्र के अंदर पूर्वे का और प्रसिद्ध हुए, मान बढ़ा। और उसका ही नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 1867 यानी 1867 में अपनी एक पेरिस में प्रदर्शनी की। उस प्रदर्शनी में 130 लगभग पेंटिंग और कुछ अपने मूर्ति शिल्प भी उन्होंने वहाँ पर रखे। जब पूर्वे की इतनी प्रसिद्धि बढ़ गई, हालांकि फ्रांस में तो जैसे पहले इनके ओरना के दफन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो ही चुका था, लेकिन ये जो नेपोलियन थर्ड के टाइम में जो इन्होंने ये विशाल जो मेले के अंदर प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कई देशों के लगभग 28 देशों के चित्रकारों को बुलाया गया था और उनके चित्रों को निमंत्रण दिया गया था, तो उन चित्रों के अंदर इनका चित्रों का प्रमुख चित्रों का न लगने से ये क्रुद्ध हो गए थे, ये अलग बात थी। लेकिन उसका बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ कि उस क्रोधावस्था में इन्होंने अपनी एक अलग प्रदर्शनी भी लगाई और उससे आगे बढ़कर उन्होंने फ्रांस के अनेक प्रांतों में, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, वहाँ जाकर भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। और जब पेरिस में इन्होंने इतना बड़ा शो किया तो निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में स्वीकार किए जाने लगे थे। कला समीक्षकों ने, साहित्यकारों ने भी इन पर काफ़ी लिखना शुरू कर दिया था और इन सब की उपलब्धियों को देखते हुए 2 साल बाद यानी 1869 में 1869 में फ्रांस सरकार ने इनको राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करना चाहा। अब चूँकि पूर्वे महोदय अपने व्यक्तिगत स्तर पर इतने प्रतिष्ठित हो चुके थे और कुछ अहंकार का भाव उनमें था ही, और वो ऐसा कोई मौका छोड़ना भी नहीं चाहते थे कि जिससे अपने आप को विवादित और राजा का अपमान करने का जो मौका है वो उसका भी ध्यान रखते हुए उन्होंने उस पुरस्कार को अस्वीकृत कर दिया। अब जब चित्र जगत में राष्ट्रीय सम्मान के पुरस्कार को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया तो निश्चित रूप से कला जगत के अंदर तो चर्चा का विषय बने और कुछ उनको उससे प्रसिद्धि भी मिली। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पूर्वे का जो थोड़ा सा जो व्यक्तिगत पक्ष था उसमें हल्का सा अहंकार और गर्व का भाव भी था। और उनके एक चित्र है नमस्ते पूर्वे महोदय, जिसके अंदर वो अपने कुत्ते को लेकर बाहर भ्रमण के लिए जा रहे हैं और अड़ोस पड़ोस के लोग उनको अभिवादन कर रहे हैं। कुछ उसमें कला संग्रहक वाले हैं, कुछ आर्ट गैलरीज के और कला समीक्षक भी उनको सम्मान कर रहे हैं। यह चित्र इस भाव को प्रदर्शित करता है कि पूर्वे जो थे वो महान चित्रकार तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को समझते भी थे और समझना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कला के क्षेत्र में काम करके अगर कोई इतना समझना चाहे तो ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जो क्षमा न किया जा सके। ये उनका निजी स्वभाव ही था। और जब इन्होंने ये फ्रांस का जो राष्ट्रीय सम्मान जब इन्होंने ठुकराने की बात कही तो ये एक ऐसा दौर था जिसके अंदर फ्रांस